बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लास में जनाब कैपिटल एसेट के बारे में आपको डिटेल्स सामने रख दी गई। बेसिकली आपके सामने कैपिटल एसेट का स्ट्रक्चर बना दिया गया कि जब भी आप कैपिटल गेन के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कैपिटल एसेट क्या है। तो कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर होने वाला गेन जो है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। ये बात कहाँ लिखी है जनाब? सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसी बात को। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन्स का और बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या है कैपिटल गेन का आपके सामने ये रहा। क्विक जो कुछ भी हमने पढ़ा हो किताब से भी आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है यहाँ पर आपके सामने? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट। ठीक है, कैपिटल एसेट पे होने वाला गेन डिस्पोज ऑफ करके इन अ टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो चार्जेबल है कैपिटल गेन के हेड में ऑन व्हाट अक्रूवल बेसिस। तो इस पे लास्ट क्लास में तफसील से बात कर चुका हूँ मैं। नंबर 1, ये हेड ऑफ इनकम अक्रूवल बेस पे टैक्स होगा, रेसिट बेस पे टैक्स नहीं होगा। नंबर 2, कैपिटल एसेट पे होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाता है। ठीक है जी, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाता है। तो इस पर्पस के लिए कैपिटल एसेट की दो कैटेगरीज बना दी गई। कैटेगरी नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स, जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उनकी सिर्फ लिस्ट है और वो लिस्ट कर दिए गए हैं कहां पर? सेक्शन 37A में। ये खास स्पेशल कैपिटल एसेट है, इनको नाम लेकर कैपिटल एसेट बोल दिया गया। उसमें क्या आ रहा है? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा जनाब कि टैक्स के अंदर पब्लिक कंपनी की क्या डेफिनेशन है। वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, एक एक करके सारे आइटम क्या होने एक्सप्लेन होने। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये 6 आइटम ऐसे हैं जिनको आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये कैपिटल एसेट भी हैं। इन पे होने वाला गेन कैपिटल गेन भी है, लेकिन ये कैपिटल गेन स्पेसिफिकली फॉल करेगा सेक्शन 37A में। तो सेक्शन 37A में फॉल करने पर कुछ अलग किस्म की टैक्सेशन होगी, क्योंकि सेक्शन 37A जो है उस पर होने वाला कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। अब आपको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लफ्ज से परेशान नहीं होना चाहिए। आपको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का आइडिया बड़े अच्छी तरीके से हो गया। कैसे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़कर। तो इसका मतलब ये है कि अब आज आप नई बात पढ़ने जा रहे हैं। वो नई बात क्या है कि एक ही हेड है कैपिटल गेन, और कुछ कैपिटल गेन्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और कुछ कैपिटल गेन्स जो है वो नॉर्मल इनकम है, जो कि बाकी नॉर्मल इनकम के साथ क्या होंगे? टैक्स होंगे। यस और नो? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? तो सेक्शन 37A स्पेशल क्यों है? सेक्शन 37A स्पेशल इसलिए है कि एक तो सेक्शन 37A में मौजूद कैपिटल एसेट्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये 6 नाम आ रहे हैं, यही कैपिटल एसेट है। नंबर 2, इन पर होने वाला गेन जो टैक्स होगा वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के टैक्स होगा। तो वो तफसीलात आपके सामने आएंगी। बेटा यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे। बाकी लोग पता नहीं कहाँ पर है। जी बेटा, बाकी लोग कहाँ पर हैं? जवाब चाहिए आप सबका। तो पिछले लेक्चर में मैं बहुत तफसील से कैपिटल एसेट को कैटेगराइज कर चुका हूँ। वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाना शुरू नहीं किया इस चीज को। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेक्शन 37। मैंने सेक्शन 37 को आपको उस स्केच में 3 हिस्सों में तोड़ के बताया, अगर आपको याद हो। लेकिन वो 3 हिस्से मैंने कैसे जनरेट किए थे वो आपके सामने। हमने कहा सेक्शन 37A तो स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट है, और जो सेक्शन 37 है उसमें जो कैपिटल एसेट फॉल करते हैं वो अदर देन स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 37A के अलावा। मतलब जो सेक्शन 37A के अलावा कैपिटल एसेट है वो ऑब्वियसली कहां फॉल कर जाएंगे? वो 6 तो फॉल कर गए कहां पर? सेक्शन 37A में। उन 6 के अलावा कोई भी अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा तो पहले उसको डेफिनेशन पे पूरा उतरना जरूरी है,
और वो फिर उसकी टैक्सेशन जो होगी वो सेक्शन 37A के तहत नहीं होगी बल्कि सेक्शन 37 के तहत होगी। इस बात को भी मैं डिटेल में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन मैंने किया, ये दो कैटेगरीज क्या हैं। और फिर यही डेफिनेशन हमने तफसील से पढ़ी और समझी और आपको याद करवाई कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। Capital asset has been defined as property of any kind connected with business or not but does not include। हमने कहा ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया है। अगर ये डेफिनेशन यहाँ तक होती कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, तो फिर तो कोई भी एसेट, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर फिक्सचर हो, व्हीकल्स हो, बिल्डिंग्स हो, ये सब एसेट कैपिटल एसेट बन जाते हैं और इनके डिस्पोजल पर जो गेन होता है वो कैपिटल गेन होता। मतलब फिर कोई और हेड ना होता सिवाय किसके, कैपिटल गेन के। हमने कहा जनाब कि इस डेफिनेशन ने सब चीजों को, तमाम प्रॉपर्टीज को अपनी लपेट में ले लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उन प्रॉपर्टीज को जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ गई हैं, जद में आ गई हैं, उनको हम उसमें से एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? ताकि बाकी हेड्स ऑफ इनकम क्रिएट होने की गुंजाइश बने। ये सारी बातें लास्ट क्लास में समझाई आपको। स्टॉक इन ट्रेड है, क्यों? इन्वेंट्री है, इस पर होने वाला गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस। कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट बहुत तफसील से लास्ट क्लास में बात कर ली, अभी बिल्कुल नहीं करूंगा बात इसके ऊपर। उसके बाद मूवेबल पर्सनल एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द पर्सन और एनी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। पर्सनल एसेट जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है, उन पे होने वाला गेन एग्जेम्प्ट होता है, कैपिटल एसेट कहलाता है। वो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन कुछ पर्सनल एसेट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, यानी मतलब क्या हुआ, शामिल करके, मतलब कैपिटल एसेट डेफिनेशन से एक्सक्लूड करके फिर इंक्लूड कर दिया गया, सिवाय उन कैपिटल एसेट्स के जो कि कहाँ मेंशन है, सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 जो डील करता है वो उन पर्सनल एसेट्स को, मूवेबल पर्सनल एसेट को डील करता है जिनको स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट माना गया है। ठीक है, ये तमाम बातें आपके सामने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस हुई, अगर आपकी याददाश्त हो तो। ठीक है जी, ये सारी बातें आपके सामने रख दी गई, जवाब दीजिए बेटा। अब सेक्शन 37 मतलब वो कैपिटल एसेट जो इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं हुए और बच गए, वो कौन कौन से हैं उसकी आपके सामने क्या आ गई, एग्जांपल्स आ गए। किताब ने मिला के दी है, मैंने आपको 3 हिस्सों में तोड़ के दी थी। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, मेंबरशिप कार्ड, किसी क्लब का मेंबरशिप कार्ड हो, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप कार्ड हो, शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। आप पार्टनरशिप फर्म में क्या हैं, पार्टनर हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या आप किसी बिजनेस में 20% के पार्टनर हैं, 30% के पार्टनर हैं, तो बिजनेस तो डिसॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आप उस बिजनेस से बाहर आ जाएं। तो एक तरीका है ना कि आप अपना बिजनेस का जो शेयर है वो किसी और को बेच दें, आप अपनी जगह किसी और को पार्टनर लगवा के चले जाएं। यस और नो? रिस्पॉन्स दें बेटा। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जो आपके नेट एसेट्स बनते हैं वो बनते हैं समझ लें 20 लाख रुपए के, और आप अपना हिस्सा किसी और को बेचते हैं 25 लाख रुपए का, तो आपने अपना 20 लाख का हिस्सा किसी और को बेच दिया, कितने का, 25 लाख का, और अपनी जगह पार्टनर लगवा दिया उसको। तो जो 5 लाख आपने ऊपर कमाए वो क्या है, वो सब क्या है, वो कैपिटल गेन है। ठीक है, अच्छा मेंबरशिप कार्ड की एग्जांपल दूं मैं। एक क्लब है, रिजॉर्ट है, ड्रीम वर्ल्ड के नाम से, नाम सुना होगा। ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स है। अच्छा, बहुत सारे क्लब ऐसे होते हैं जिनकी मेंबरशिप ओपन होती है। ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप अभी ओपन नहीं है, वो करते हैं 5 साल में, 10 साल में, जो भी उनकी पॉलिसी हो, लेकिन अभी ओपन नहीं है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, और ऐसा है भी प्रैक्टिकली, अगर आप मालूम करें तो पता लग जाएगा आपको। अब ये है कि यार फर्ज करो आप आज ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर बनना चाहते हो, तो एक बंदा है जिसने ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप ली थी किसी जमाने में 25 लाख रुपए की। ठीक है, और वो 25 लाख की मेंबरशिप लेकर उसका लाइफ टाइम मेंबर बन गया।
अच्छा, आप आज चाहते हो कि ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप आप हासिल करो, अब न्यू मेंबरशिप तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या तरीकेकार होगा मेंबरशिप हासिल करने का, बताइए मुझे आप। क्या आप क्या आप ड्रीम वर्ल्ड के मेंबर नहीं बन पाएंगे? बन सकते हैं ना। अगर कोई पुराना मेंबर अपना मेंबरशिप कार्ड क्या कर दे, आपको बेच दे, तो अगर एक बंदे ने ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप हासिल की बेटा 25 लाख रुपए की, और वो आपको मेंबरशिप बेचता है 30 लाख रुपए की, तो अब जो गेन हुआ वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। सही है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, फिर मैंने पिछली क्लास के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर काफी तफसील से डिस्कशन कर लिया कि हमने कहा मूवेबल पर्सनल एसेट्स तो कैपिटल एसेट डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर गए हैं, लेकिन इमूवेबल पर्सनल एसेट्स जो हैं वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं किए गए। इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनल बिल्डिंग, फ्लैट, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास हो जो कि पर्सनल लेवल पर हो, अगर आप पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो होने वाला गेन क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। फिर मैंने कहा था फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बिजनेस यूज में है, तो ये कवर होती है डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में, और डेप्रिशिएबल एसेट की हैसियत से ये एक्सक्लूड हो जाएगा किसमें? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। तो फिर अगर फैक्ट्री बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ करेंगे, वेयर हाउस डिस्पोज ऑफ करेंगे, हेड ऑफिस या ऑफ कहते हैं ऑफिस बिल्डिंग बेचेंगे, तो बेच के जो गेन होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये सारी बातें बताई मैंने आपको, पार्टली भी अगर बिजनेस यूज में हो तब भी, पार्टली भी। ये चैप्टर नंबर 12 में आने वाला है आपके सामने। अच्छा, उसके बाद हमने कहा हाँ, अगर बिल्डिंग बिजनेस की तो हो लेकिन 100% बिजनेस यूज में ना हो, यानी 100% रेंटल टू अदर्स, तो अब वो बिल्डिंग जो है वो कैपिटल एसेट है, और उस पर होने वाला गेन भी क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। तो इसका मतलब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करने के दो क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, या तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो, और या फिर अगर वो बिजनेस प्रॉपर्टी हो तो वो डेप्रिशिएबल एसेट ना हो। ये तफसील से मैं पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा रिकॉल ही करवा रहा हूं क्योंकि मुश्किल चैप्टर है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें याद है ना बेटा? उसके बाद माइनिंग राइट्स हैं, और लास्ट वन इज व्हाट? वो पर्सनल एसेट्स जिनको स्पेसिफिकली कहाँ मेंशन कर दिया गया है? सेक्शन 37, सेक्शन 38 सबसेक्शन 5, जैसे कि एंटीक्स, इनकी तफसीलात भी आपके सामने आ रही हैं। तो वो जो पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ाया समझाया उसको दोबारा ब्रीफली आपके सामने एक दफा फिर यहाँ पर रख दिया। ठीक है जी। अब कोई भी कैपिटल एसेट हो, चाहे वो स्पेसिफाइड हो, चाहे वो अदर देन स्पेसिफाइड हो, चाहे वो सेक्शन 37A में फॉल करता हो, चाहे वो सेक्शन 37 में इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सेक्शन 37 के नीचे आने वाला सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 हो, पर्सनल मूवेबल एसेट या फिर अदर कैपिटल एसेट्स हो, उनका गेन कैलकुलेट करने का तरीकाकार एक ही होगा। ठीक है जी, उनके गेन को कैलकुलेट करने का तरीकाकार एक ही होगा। कैपिटल गेन्स shall be computed as consideration received less cost of capital asset plus incidental expenses for acquiring or disposing of the capital asset। मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको जो कंसीडरेशन मिली है उसमें से आप लेस करें कैपिटल एसेट की कॉस्ट जितने का आपने परचेज किया था। मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं और हर शेयर आपने 50 रुपए का परचेज किया था फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपके पास? 50,000। यस और नो? जवाब दें, रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब आपने हर शेयर बेचा
120 रुपए का 500 के 500 शेयर बेच दिया, सॉरी 1000 के 1000 शेयर बेच दिया, तो आपको कितनी कंसिडरेशन मिली? 1,20,000। तो आप क्या करोगे? 1,20,000 में से 50,000 कॉस्ट क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। कितना कैपिटल गेन आ गया आपके पास? 70,000। यस और जवाब दीजिए, कितना कैपिटल गेन आ गया? 70,000 आ गया। ऐसा ही है ना? अच्छा, लेकिन फर्ज करो आपने ये, जब आप ये खरीद रहे थे और बेच रहे थे तो बीच में कोई ब्रोकरेज हाउस इन्वॉल्व था। जाहिर सी बात है, आप जब शेयर की ट्रांजैक्शन करते हो तो किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू करते हो। तो आपको शेयर्स खरीदते वक्त भी कमीशन देना पड़ा था और शेयर्स बेचते वक्त भी कमीशन देना पड़ा। जवाब दे। मिसाल के तौर पर शेयर खरीदते वक्त आपने 1% कमीशन दिया, 50,000 का 1% 500। यस और शेयर्स बेचते वक्त भी आपको 1% कमीशन देना पड़ा, 1,20,000 का 1% 1200। अब बताइए 1200 और 500 कितने हुए? 1700। तो आपको चाहिए आप अपने गेन को मजीद 1700 से कम कर लो, या फिर आप अपनी कॉस्ट 50,000 में 1700 का इजाफा कर लो। कैसे? बतौर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ? अगर ये शेयर्स खरीदने का इंसिडेंट ना होता तो ये कॉस्ट आप बेर ही ना करते। अगर ये शेयर्स बेचने का इंसिडेंट ना होता तो आप ये कॉस्ट बेर ही ना करते। मतलब इंसिडेंट, ये वाकया हुआ तो ये कॉस्ट बेर की, अगर ये वाकया होता ही नहीं तो ये कॉस्ट भी बेर नहीं करनी पड़ती। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? रिस्पॉन्स है बेटा। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये इंसिडेंट हुआ है तो मुझे ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है। अगर ये इंसिडेंट ना हुआ होता तो ये कॉस्ट मुझे बेयर नहीं करनी पड़ती। तो इससे आप पिक कर लें बेटा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, यानी मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एक तरीके से। ठीक है ना, कि ये वाकया हुआ है तो ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, अदरवाइज तो मतलब मैं बगैर कमीशन दिए या बगैर कमीशन दिए ना शेयर खरीद सकता था, ना बगैर कमीशन दिए शेयर बेच सकता था। तो कमीशन क्या हुआ मेरे लिए? इंसिडेंटल एक्सपेंस हुआ। ठीक है, मैं बगैर कमीशन दिए ना शेयर खरीद सकता था, मैं बगैर कमीशन दिए ना शेयर बेच सकता था। जिस मार्केट में बैठा हूं वहां पर ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस है, और उसके बगैर मैं अपनी चीज बेच नहीं सकता हूं। क्या करूं? तो ये तो इंसिडेंट होना ही था। सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्रोकर को ये क्या करना है? पे करना है। तो ये भी आपकी कॉस्ट है। इसका मतलब आपका आंसर आया था 70,000। तो या तो 70,000 में से आप इंसिडेंटल एक्सपेंस 1700 से और कम कर दें, 70 में 1000 कम किया 69,000 आया, 700 और कम कर दिया 68,300 हो गया। या फिर अगर आपकी कॉस्ट 50,000 थी तो 50,000 में आप 1700 कॉस्ट और शामिल कर लें, तो 50,000 और 1700 कितने हो गए? 51,700। तो डायरेक्ट आप 1,20,000 में से जो कॉस्ट लेस करें वो कैपिटल एसेट की कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस मिला के लेस करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए बेटा। आई बात समझ में बेटा? अब लॉ कंसीडरेशन रिसीव किसको कहता है? तो कहता है कंसीडरेशन रिसीव शैल बी, वही वाला कॉन्सेप्ट, रेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कंसीडरेशन रिसीव शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, या जो तुम्हारी जेब में आया है या रिसीवेबल आना है, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। सही है, यानी कंसीडरेशन तुम किसको मानोगे? जो तुमने रिसीव किए है तुम्हारे लिए रिसीवेबल है, या फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो अगर तुमने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी परफॉर्म कर दी है जिसमें तुमने मार्केट वैल्यू से कम पर शेयर्स बेच दिए हैं, तो ये तुम्हारी अपनी क्या कहते हैं डिसीजन है।
टैक्स तुम्हें पूरा देना पड़ेगा। तुम इस तरह ये बोलकर कि मैंने अपने शेयर्स मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचे, ये बोलकर तुम अपना टैक्स बचा नहीं सकते हो। तो ये जो चोर दरवाजे बने होते हैं ना लॉ के अंदर, जिसके जरिए ये लोग क्या करते हैं टैक्स। अब जरा बताइए, अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो हर बंदा बोलता मैंने तो मार्केट वैल्यू पे डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया। तो लोग टैक्स इवेजन ना करें, इसलिए कानून को इस तरह अमेंड किया जाए कि टैक्स इवेजन कम से कम हो जाए। कानून को इस तरह डिजाइन किया जाए कि लोग टैक्स की चोरी ना कर सके। तो अगर कोई झूठ भी बोले कि भाई मैंने फेयर मार्केट प्लेस से कम पे बेचा है, तो हम बोलेंगे भाई लॉ तो कहता है कि आपको हायर वैल्यू देखनी है, तो आप अपनी सेल प्रोसीड किसको माने, हायर वैल्यू को माने। बड़ी सिंपल सी बात। तो अब वही बात कि अगर आपने एक शेयर बेचा 120 रुपए का और उसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपए थी, तो फिर आप सेल प्रोसीड 1.5 लाख रुपए लेते हैं बेटा या 1,20,000 लेते हैं? बताइए। अभी जो एग्जाम्पल दी उसमें रिस्पॉन्स देना बेटा। 1.5 लाख लेते, फिर 1.5 लाख में से आप 51,700 का करते हैं, माइनस करते हैं 50,000 कॉस्ट, 1,700 रुपए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या ख्याल है? जवाब दीजिए। तो फिर इस केस में आपका कैपिटल गेन 30,000 से ज्यादा आता, क्योंकि आपकी सेल प्रोसीड 30,000 से ज्यादा आ रही है। बात समझ में आई? तो इस तरह कोई भी शख्स अगर अपनी ट्रांजैक्शन को अंडरस्टेट करना चाहता तो अंडरस्टेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस तरह के लॉज बने हुए हैं, विच एवर इज हायर वाले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही हो। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि सर फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से उठाएंगे? ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है आपसे, जब हमने सैलरी के अंदर बात की थी किस चीज की, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। यस और नो? वहां भी तो हमें शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू मालूम करने की जरूरत पड़ी थी ना बेटा? यस और नो? रिस्पॉन्स है। हमने कहा बड़ा आसान है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है उधर से क्या कर लें, उसकी प्राइस आप पिक कर लें। यस और नो? तो स्टॉक एक्सचेंज से आपको प्राइस मिल जाएगी, ऐसा ही है। और वो कौन सी प्राइस होगी वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, मतलब उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कोट नहीं होते, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें बताइए? तो फिर क्या करें? तो फिर उसकी कंपनी के शेयर कैपिटल को उठाएं, शेयर प्रीमियम को उठाएं, मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं इक्विटी के अंदर वो क्या करें, पूरी इक्विटी उठा लें आप आसान लफ्जों। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, जिसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसको डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ शेयर्स से। तो क्या मिल जाएगी आपको, एक ब्रेकअप वैल्यू मिल जाएगी, ब्रेकअप वैल्यू। यस और नो? उस ब्रेकअप वैल्यू को आप क्या मान लें? उस ब्रेकअप वैल्यू को आप क्या मान लें? फेयर मार्केट वैल्यू। ऐसा ही है ना? यस और नो? जवाब दें। उस ब्रेकअप वैल्यू को आप फेयर मार्केट वैल्यू मान लें। सही है? तो ये आसान सी बात है। अच्छा, अब बास केसेस ऐसे हैं कि भाई क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पर्सनल एसेट्स भी आते हैं, और वो पर्सनल एसेट कोई एंटीक हो सकता है, वो कीमती स्कल्पचर हो सकता है, वो हिटलर का रुमाल हो सकता है जिससे वो अपने पसीने साफ किया करता था। ठीक है, अगर किसी के पास हिटलर का रुमाल रखा हुआ हो तो आज के जमाने में तो वो एंटीक माना जाएगा। क्या ख्याल है? जवाब दें। ऐसा ही है ना? ठीक है जी। तो अब क्या करें? तो हो सकता है कोई कीमती चीज भी हो, ज्वेलरी हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो। बिल्कुल बेटा, इर्तुगुल की तलवार। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा जी,
तो वेयर एन एसेट इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉइड, अगर किसी केस में कैपिटल एसेट आपके पास है जो लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो फिर उस केस में जाहिर सी बात है या तो उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी आपको कोई, consideration received shall be the scrap value along with any compensation, indemnity or damages received under an insurance policy, agreement, settlement और judicial decision. ठीक है, क्या मतलब? बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई, कि अगर कोई एसेट लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर जो उसको स्क्रैप करके जो पैसे आ रहे हैं वो भी, और जो आपको पैसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं वो भी, वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आपकी सेल प्रोसीड बन जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा जी, या तो ये आपको कंपनसेशन किससे मिलेगी? इंश्योरेंस कंपनी से। अगर इंश्योरेंस नहीं था तो हो सकता है जिस शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया हो वो नुकसान की तलाफी करे। कैसे करे? थ्रू एग्रीमेंट कर ले, सेटलमेंट हो जाए, 4 लोग बैठ के बात कर लें, या फिर आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट के जरिए अपने मामले को सेटल करवा लें, या फिर कोई ये बंदा बोल दे कि यार इसने नुकसान तुम्हारा कर दिया, मैं तुम्हारा नुकसान भर दूंगा, कोई तुम्हें इंडेमनीफाई कर दे, मतलब किसी भी तरीके से तुम्हारे नुकसान की क्या हो जाए, तलाफी हो जाए, तो मतलब तुम्हारे लिए तो एसेट क्या हो गया? डिस्पोज ऑफ हो गया ना बेटा। तो फिर तुम उस नुकसान की तलाफी के बदले तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, उसको तुम सेल प्रोसीड मान लो, दैट्स ऑल। और उसमें से अपनी कॉस्ट क्या कर लो? माइनस कर लो। मिसाल के तौर पर विदात, मशहूर जमाना शख्सियत, आप जानते हैं, विदात को पेंटिंग का बड़ा शौक है। तो शहीर के घर में एक पेंटिंग लगी हुई थी। विदात जो है वो बड़े गौर और फिक्र से उस पेंटिंग का क्या कहते हैं, मुआयना कर रहा था, उसमें छुपे हुए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ढूंढ रहा था। अचानक से विदात को कुछ तबीयत जो है वो अजीब व गरीब सी महसूस हुई, और विदात ने एक जोर से पीछे की तरफ क्या किया, सांस खींचा, और आंची की आवाज आई, और वो छींकते ही वो पेंटिंग सारी जो है वो विदात के क्या कहते हैं, छींकने से वो पेंटिंग जो थी उस पर एक नई पेंटिंग बन गई, मतलब पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग बन गई, ये आप कह सकते हैं। जब विदात साहब पान खा रहे थे, पान भरा पड़ा था, और अचानक से ये पान खाने के बाद ये वाकया रूनुमा हुआ कि उनको छींक आ गई। तो ना सिर्फ छींक भी निकली, बल्कि जो पान था वो भी जो है पेंटिंग की तरफ चला गया, और उससे पेंटिंग का जो है वो लेवल जो है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का लेवल जो है वो तब्दील हो गया। ठीक है जी। तो अब भाई शहीर ये कह रहा है कि यार मेरी लाखों रुपए की पेंटिंग खराब कर दी विदात तुमने। अब विदात परेशान है, क्या करे? वसूली करनी। अब वसूली कितने तरीके से हो सकती है भाई? कंपनसेशन मिल जाए, एग्रीमेंट होता है इन दोनों के दरमियान, कोई बैठ के बातचीत करवा दे, या फिर शहीर कोर्ट चला जाए, या फिर विदात की अम्मी बोले कि बेटा मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, इंडेमनीफाई कर दूंगी। विदात तो नहीं दे सकता। सो ऑन। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको आपका अमाउंट मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो पेंटिंग डिस्पोज ऑफ हो गई मतलब। तो अब दो बातें हैं, अब जो वो नई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाली पेंटिंग है उसको बेचकर और विदात से वसूली करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपकी सेल प्रोसीड कहलाएगा। उसमें से आप अपनी कॉस्ट क्या करें, माइनस करें, गेन हो लॉस हो, वो कौन से हेड में कवर होगा? कैपिटल गेन के हेड में कवर होगा। उम्मीद करता हूं बेटे ये मेरी सारी बातें आपको समझ लग रही होंगी। यस और नो? जी बेटा, इसकी तरफ आ रहा हूँ मैं। फेमस शर्ट को भी नीलाम करते हैं, फिक्र ना करो। अभी आफरीदी को लेकर आते हैं बीच में, टेंशन ना लो। तो वो इस मैं बात करता हूँ फेवरेट शर्ट की बात कहाँ करता हूँ, उसमें करता हूँ अपना सेक्शन
38 सबसेक्शन 5 में, वहां बात करते हैं बेटा इस हवाले से। सही है, ओके, सही है बेटा। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गई बात सारी की सारी। अच्छा अब बताइए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग बताइए। तो पहले ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिए, तो इसको भी हम देख लेते हैं ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है क्या वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है? जवाब नो। इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप पे कर रहे हैं, लेकिन उसका कैपिटल एसेट खरीदने और बेचने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आप उसको उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सेफ कीपिंग के लिए, मतलब इन्हें कि अगर इन केस कोई लॉस हो जाए तब आपको वो क्या करना पड़ेगा, मतलब कंपनसेट कर देगा। अदरवाइज तो आप ये नहीं कह सकते ना आपके बगैर इंश्योरेंस लिए मैं ये एसेट खरीद ही सकता था। जब तक मैं इंश्योरेंस नहीं करवाता तब तक ये एसेट खरीदना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं किसी भी कैपिटल एसेट के लिए, चाहे वो बिल्डिंग ही क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खरीदने और बेचने के लिए बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना जरूरी नहीं है। यस और नो, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए, जो खुदा ना खास्ता ये जो एयरक्राफ्ट लैंड करता है, और वो खुदा ना खास्ता वो एयरक्राफ्ट लैंड करते वक्त जिस बिल्डिंग से टकराता है, वो बिल्डिंग जो डिस्ट्रॉय होती है उस एयरक्राफ्ट के टकराने की वजह से, कल तक तो बिल्डिंग सही सलामत थी, आप बेचते उसको, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब जो बिल्डिंग जो एयरक्राफ्ट के टकराने से टूट फूट का शिकार हो गई है, रहने के काबिल भी नहीं रही, तो अगर आप इस बिल्डिंग को इस हाल में बेचेंगे जिस हाल में वो है, तो क्या आपको बिल्डिंग के उतने पैसे मिल पाएंगे? रिस्पॉन्स है बेटा, नहीं मिल पाएंगे ना। तो अब बिल्डिंग जितने में स्क्रैप हुई, एक तो वो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, प्लस आपने केस फाइट किया पीआई के खिलाफ कंपनसेशन के लिए, तो अगर वहां से कोई कंपनसेशन मिल जाए अच्छी बात है। पीआईए ने कोई कंपनसेशन अनाउंस नहीं की, गवर्नमेंट ने कहा हम पीआईए की वजह से जो लॉस हुआ है उसको इंडेमनिफाई कर देंगे। पीआईए एक अलग बॉडी है, अलग कंपनी है, गवर्नमेंट बाय हैसियत अलग पर्सन है। तो पीआईए ने पहुंचाया लॉस, इंडेमनिफाई कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। यस और नो? तो वो जो स्क्रैप बिल्डिंग थी और प्लस स्क्रैप बिल्डिंग की जो सेल प्रोसीड थी और प्लस इंडेमनिटी मिल गई या डैमेजेस मिल गए या फिर इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, ये मिलकर बन जाएगी आपकी सेल प्रोसीड। खैर, तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम इंसिडेंटल एक्सपेंस है? जवाब इसका नो है। हाँ, लेकिन अगर एसेट जो है वो डिस्पोज, मतलब वो डिस्ट्रॉयड होता है और डिस्ट्रॉयड होने की वजह से आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर अब जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो आपकी सेल प्रोसीड बनेगा। तो लिहाजा जो उस इंश्योरेंस क्लेम को हासिल करने की कॉस्ट है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, वो अब आपके लिए इंसिडेंटल एक्सपेंस कहलाएगी। वरना अदरवाइज आम हालात में कभी भी आप किसी भी कैपिटल एसेट के लिए पे होने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम को इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं कह सकते। और अपने दिमाग में ये बात फिट भी कर लीजिए कि हर केस में ये मामला बनता भी नहीं है। क्या तमाम कैपिटल एसेट का इंश्योरेंस करवाया जाता है? जवाब इसका नो। स्पेसिफिकली पर्सनल एसेट्स के लिए बात होती है, ठीक है ना? तो इन बातों को जहन में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं है। हाँ, एक केस में इंश्योरेंस प्रीमियम इंसिडेंटल एक्सपेंस है। वो केस कौन सा है? जब आप डिस्ट्रॉयड एसेट क्या करें, बेचें और आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिले, और वो क्लेम आप जानते हैं बगैर प्रीमियम पे किए आपको मिल ही नहीं सकता था। तो अब इस केस में जो है वो आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इंसिडेंटल एक्सपेंस बन जाएगा। आप अपनी कॉस्ट के अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम की रकम भी उसमें से माइनस कर सकते हैं। करेक्ट और नॉट? जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब ये बताइए कि बेटा पिछली क्लास में आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना दिया, किस चीज का स्ट्रक्चर बना दिया? कैपिटल एसेट का। बनाया कि नहीं बनाया? बुनियादी तौर पे कैपिटल एसेट को कितने हिस्सों में तोड़ा? दो हिस्सों में। 37A उनको नाम दिया स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट, फिर सेक्शन 37 इनको बोला अदर देन स्पेसिफाइड, इनकी डेफिनेशन थी। फिर इनकी एग्जाम्पल देते हुए इनको कितने हिस्सों में तोड़ दिया? तीन हिस्सों में। सबसे पहला नाम क्या रखा?
इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी 37 में रहते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी अलग क्लासेस बना रहा हूँ। यस और नो बताओ मुझे, अगर कल की क्लास अटेंड की है तो। 37 में रहते हुए भी मैं इनकी 3 क्लास कैटेगरीज बना रहा हूँ। यस और नो। पहली कैटेगरी क्या बनाई मैंने, इमूवेबल पर्सनल एसेट्स, ऐसा ही है इमूवेबल एसेट्स। दूसरी पर्सनल मूवेबल एसेट्स, और तीसरी अदर्स, इनके भी अलावा। तो अब सेक्शन 37 में रहते हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेक्शन 37 में होते हुए भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब मुझे बार बार सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम समझाने की जरूरत नहीं है, पहले समझा रहा हूं मैं आपको। यानी सेक्शन 37 ए तो है ही पूरा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, लेकिन सेक्शन 37 में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल करती है वो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसका कैपिटल गेन भी बाकी नॉर्मल इनकम के साथ मिलकर टैक्स नहीं होगा, बल्कि वो भी अलग कर दिया जाएगा और उस पर भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम रेट अप्लाई होगा। यस और मेरी बात समझ में आती है बेटा? याद रहेगा? अच्छा, जो आज पढ़ा रहा हूँ कल की क्लासेस की समरी से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर मैं कल ये डिस्कस कर चुका आपसे कि कौन सी बिल्डिंग कैपिटल एसेट है और कौन सी बिल्डिंग कैपिटल एसेट नहीं है। ये कल भी डिस्कस कर चुका, आज भी डिस्कस कर चुका। तो मैं फिर एक दफा फिर इन डिटेल आपसे 3 बातें कर लूं। बिल्डिंग के 3 स्टेटस सकते हैं बेटा। अगर बिल्डिंग कोई लैंड डेवलपर या बिल्डर बेच रहा हो तो वो बिल्डिंग उसके लिए क्या है। मलिक रियाज साहब अगर बिल्डिंग बेचे हैं बैरिया टाउन में तो क्या है उनके लिए, इन्वेंट्री। और उस पे होने वाला गेन क्या, क्या उस पे होने वाला गेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो अगर आप बिल्डिंग बतौर बिल्डर या लैंड डेवलपर बेच रहे हैं बेटा, तो फिर वो जो आप चीज बेच रहे हैं वो आपके लिए इन्वेंट्री है, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में कवर होगी। नंबर 2, बिल्डिंग आपके लिए क्या हो सकती है, डेप्रिशिएबल एसेट, आपके बिजनेस के यूज में हो। फैक्ट्री बिल्डिंग हो, वेयर हाउस हो, ऑफिस बिल्डिंग हो, तो ऐसी बिल्डिंग्स डेप्रिशिएबल एसेट है और इनके डिस्पोजल पे जो गेन होगा वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की ही डेफिनेशन में कवर होगा। यस और फिर तीसरी बिल्डिंग जो है जो अदर देन बिजनेस यूज है 100%, उसका 1% भी बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा और जो कि रेंटल टू अदर्स है। तो भले बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस उसको ओन करता है, लेकिन जो ये अदर देन बिजनेस यूज थी लिहाजा वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि ना वो इन्वेंट्री है ना वो डेप्रिशिएबल एसेट है। और फिर चौथे नंबर पर पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी कैपिटल एसेट है, चाहे उसको आप पर्सनल कैपेसिटी में ओन करते हो। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, चाहे उसका ताल्लुक बिजनेस से हो या ना हो, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट हो सकती है, बिजनेस प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट हो सकती है, सिवाय उनके जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। बड़ी सिंपल सी बात है, जिनको नाम लेके एक्सक्लूड कर दिया वो कैपिटल एसेट नहीं है, उनके सिवा सब कुछ कैपिटल एसेट है। बहुत क्लियर बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, बोलिए, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो ये नोट फॉर स्टूडेंट वाली बात भी ना आपके सामने कवर कर ली बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहां तक कोई मसला? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। देखो कैपिटल एसेट में मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं वो तो मेनली शेयर्स हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, लोन सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर कैपिटल एसेट के अंदर फॉल करने वाली चीजों में जो ट्रांजैक्शन कवर होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोग बहुत फ्रीक्वेंटली प्रॉपर्टीज, मतलब ओवरऑल मार्केट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर रोजाना की बेस पे प्रॉपर्टी बिक भी रही होती है और खरीदी भी जा रही होती है। एक बंदा नहीं खरीदता,
मतलब ये नहीं कि अगर हम रोजाना देखें ट्रांजैक्शन, तो रोजाना आपको रजिस्ट्री हाउस में कोई ना कोई दिख रहा होगा ना, जहाँ पे कोई घर बिक रहा होगा, कोई घर खरीदा जा रहा होगा। तो शेयर्स के बाद अगर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी तो वो किस चीज की होंगी बेटा, क्या ख्याल है आप? इमूवेबल प्रॉपर्टीज की होंगी? यस और नो, जवाब दें। ऐसा ही है ना? अच्छा, तो अब मसला ये है कि यार शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो कहां से मिल जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज से वेरीफाई भी हो जाएगी। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिलेगी तो फिर ब्रेकअप वैल्यू ले लेंगे, वो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कहां से निकालें? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मार्केट वैल्यू कहीं अंडर स्टेट होती है ना, एक बंदा एक घर बेच रहा है या खरीद रहा है 1 करोड़ रुपए का, डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए का परचेज किया, 2.5 लाख रुपए का परचेज किया। आपको पता है प्रॉपर्टी मार्केट में ये काम होता है। 1 करोड़ का सौदा रजिस्ट्री के अंदर जो है वो 2 लाख रुपए का लिखा जा रहा है, 2.5 लाख रुपए का लिखा जा रहा है। ये हालत है हमारे मुल्क की। पेट्रोल पे रोते हैं हम लोग यहाँ पर। कौन सा काम है जिसमें हम झूठ या गलत बयान नहीं करते? बहरहाल, तो अब बताने का मतलब यहाँ पर है, सही है ना यार, अच्छा है ना, होना भी चाहिए यार महंगा पेट्रोल। अवामी झूठ बोलती है मुस्तकिल, हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे से झूठ ही बोल रहा है ना यार, सिचुएशन का कोई फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। हर बंदा कोरोना की सिचुएशन का फायदा उठा के बैठा हुआ है, जिसको जिस तरह का माली फायदा दिख रहा है वो उस तरह का फायदा उठा रहा है भाई। तो अच्छी बात है, अवाम जिस तरह की अवाम है उस तरह की क्या कहते हैं मामलात है उसके साथ। तो फिर क्या करना, फेस तो करना है उन लोगों ने, सबने, सिंपल सी बात, ठीक है। बहरहाल, तो अब तो प्रॉपर्टी वाले केस में सबसे ज्यादा 2 नंबर ही चलती है। तो अब इसके लिए इन्होंने कानून तो बना दिया, कानून इंप्लीमेंट कितना होता अलग बात है। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, एरिया वाइज जो है वो पर स्क्वायर फीट रेट दे दिए, जिसमें हैदराबाद शहर है तो हैदराबाद शहर के बहुत से इलाकों को एक कैटेगरी बना दिया है। जैसे ऑटोबान को एक कैटेगरी बना दिया है, हीराबाद को एक कैटेगरी बना दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी। तो फिर होगा ये कि ये देखेंगे जनाब कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो कौन सी कैटेगरी वाली है, और उसका पर स्क्वायर रेट से रेट जो है ना वो गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो फिर आपकी एक्चुअल सेल प्रोसीड देखी जाएगी और गवर्नमेंट का पर स्क्वायर रेट फिट देखा जाएगा, फीट रेट देखा जाएगा, और जो हायर होगा उसी को आपकी कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। समझे बेटा? ऐसा ही है ना। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2 किस्म की बातें की गई हैं। डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड, ये स्पेशल बात की जा रही है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। द एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई, यानी प्रॉपर्टी वाले केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में ये इख्तियार किसके पास है? एफबीआर के पास है कि वो नोटिफाई करे। क्या नोटिफाई करे? प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यूज को, situated in different parts of Pakistan through notifications, ठीक है जी, and the consideration received for the calculation of capital gain and withholding tax, और जो टैक्स भी पे करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करते वक्त, उन दोनों पर्पसेस के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी वो 2 तरीकों से ली जा सकती है। नंबर 1, या तो फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर होगी, तो जो बड़े शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, ठीक है जी, बहावलपुर, इस तरह के जो शहर हैं बड़े मशहूर शहर हैं, इन शहरों के अंदर तो एफबीआर ने प्रॉपर्टी के रेट्स क्या कर दिए, नोटिफाई कर दिए, उसकी वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है जी। लेकिन वो इलाके जहां के रेट्स अब तक नोटिफाई नहीं हुए, तो अगर आप उस इलाके के अंदर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू हैज नॉट बीन नोटिफाइड बाय द एफबीआर, और वो इलाके जहां पर अब तक
एफबीआर ने प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाई नहीं की, तो दो किस्म की प्रॉपर्टीज हो गई। या तो आप उस इलाके की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर है, या फिर आप उस इलाके में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि जिस इलाके में फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर है, तो उस केस में कंसीडरेशन क्या होगी? कंसीडरेशन रिसीव शैल बी द हायर ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड और द फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय द एफबीआर। ठीक है, जो आपको एक्चुअल सेल प्रोसीड मिल रही है, जो एफबीआर फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाई कर रहा है, विच एवर इज हायर, जो हायर हो। उसके बाद अगर एफबीआर ने फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाई नहीं की थी, तो भी आसान बात है, तो कंसीडरेशन रिसीव शैल बी द हायर ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड or the value fixed by the district officer revenue or provincial or any other authorized authority for the purpose of stamp duty of that immovable property। तो फिर उस केस में उस शहर के अंदर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तय करने का इख्तियार किसको है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या किसी प्रोविंशियल अथॉरिटी को, या फिर रजिस्ट्रार जो स्टैंप ड्यूटी पर्पस के लिए बैठा हुआ है, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करेगा ना बंदा, वो बताएगा भाई कि इस इलाके के अंदर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब उसकी जेब भरने का ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया है लॉ ने हमें, कि वो कभी एग्री नहीं करेगा आपसे कि मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उसको एग्री करवाने के लिए पहले उससे आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि हाँ भाई वो मान जाए कि हाँ यही फेयर मार्केट वैल्यू तो आपने लिखी हुई। समझ जाए बात? तो इट मींस दैट इसको बोलते हैं लॉ ने रास्ता खुला छोड़ा हुआ है यहाँ पर कि कुछ पैसा हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी कमा लें, कुछ क्या बहुत सारा पैसा। ठीक है ना? तो ये आपके सामने है, सारी बातें मौजूद है यहाँ पर। तो अगर हैदराबाद में प्रॉपर्टी बिक रही है तो फिर आप क्या करेंगे? एफबीआर के बताए हुए रेट्स लेंगे, यस और नो। अगर घोटकी में प्रॉपर्टी बिक रही है तो जाहिर सी बात है घोटकी के अंदर एफबीआर ने कोई रेट नोटिफाई नहीं किए, लड़काना में नहीं किए। ठीक है, तो ऐसा ही है भाई। तो फिर वहां पे जो भी अथॉरिटीज हो ठट्टा में नहीं किए, तो वहां पे जो भी अथॉरिटीज हो वो अथॉरिटीज आपको बताएंगी कि क्या क्या रेट होने चाहिए। आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसकी असल वैल्यू क्या है वो जानते हैं, भाई बड़े लोग हैं वो। तो वो प्रॉपर्टी की रेट बड़े अच्छे से जानते हैं ताकि आप उनको अच्छी तरीके से उनकी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है जी। तो जो इमोल प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी होगी वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनकर होगी, और टैक्सेबिलिटी एंड टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी आर एज अंडर। ठीक है जी। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के जो टैक्सेबिलिटी होगी वो ये है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कितना अर्सा अपने पास रखी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब लॉ ने आपको एग्जेम्पशन दी है। पहले एग्जेम्पशन की बात करें, मतलब अगर आप एक साल के अंदर अंदर, मतलब एक साल तक, यानी आपने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर एक साल के अंदर अंदर या एक साल में बेच दी, बिल्कुल एग्जैक्ट एक साल पर, उससे ऊपर वक्त नहीं लिया, तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो 100% टैक्स होगा, टैक्सेबिलिटी 100% होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको डिस्पोज ऑफ किया है एक साल से लेकर, एक साल से ऊपर वक्त हो चुका है लेकिन 8 साल तक, मतलब वो प्रॉपर्टी आपने फॉर एग्जाम्पल 6 साल में बेची, तो उसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी आपको एक साल से ऊपर वक्त हो चुका है लेकिन अभी 8 साल से ऊपर वक्त नहीं हुआ, तो लिहाजा जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसका 75% आपके लिए टैक्सेबल होगा, 25% आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी अगर उसको आप बेच रहे हैं 8 साल गुजारने के बाद, तो फिर आपका 100% कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा और 0% कैपिटल गेन क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो ये तो है बात किस चीज की? ये है सिर्फ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के लिए। अगर यही बात करें किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग के लिए टाइम पीरियड अलग है। अगर बिल्डिंग आपने खरीदी अप टू 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर या एक साल पर बेच दी, तो 100% कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अगर बिल्डिंग आपने एक साल बाद बेची लेकिन 4 साल पूरे होने पर या 4 साल पूरे होने से पहले बेच दी, तो फिर 75% कैपिटल गेन क्या होगा? टैक्सेबल होगा, 25% एग्जेम्प्ट होगा। और अगर आप बिल्डिंग 4 साल होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो फिर बिल्डिंग के लिए होल्डिंग पीरियड 4 साल है
और 40 साल गुजारने के बाद जो भी कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो मतलब लैंड, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का टाइम पीरियड दुगना है किसके मुकाबले में? किसके मुकाबले में? बिल्डिंग के मुकाबले में, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के मुकाबले में। और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग या इमोल प्रॉपर्टी का जो टाइम पीरियड है, होल्डिंग पीरियड, वो आधा है किसके मुकाबले में? ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के मुकाबले में। बात तो एक ही हो गई। अच्छा, अब इनके सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के रेट्स क्या हैं? तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी बेचकर गेन हुआ है अप टू 5 मिलियन, 50 लाख रुपए तक, तो 5% टैक्स देना पड़ेगा आपको उसका, गेन का। मतलब एक बंदे को कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी बेचकर 40 लाख रुपए का। कैसे? उसने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपए की और जब बेची तो 60 लाख की बेची, तो कितना गेन हुआ? 40 लाख हो गया। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 40 लाख का 5% देना पड़ेगा। यस और नो? नो बेटा, उसको पहले देखना है कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना। अगर उसका होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर है तो फिर 40 लाख का ही 5%। और अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है लेकिन 4 साल तक है या उससे कम है, तो फिर 40 लाख का निकालेंगे 75%, 30 लाख रुपए, और उसका देंगे कितना? 5%। और उसके बाद अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 साल से एक्सीड करता है तो फिर ये पूरे 40 लाख रुपए क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, इस पे 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। यस और क्या ख्याल है? जवाब दीजिए बेटा। मेरी बात समझ में आती है बेटा आप सब लोग? ठीक है। उसके बाद फिर वही कैपिटल गेन अगर 5 मिलियन से एक्सीड कर रहा है और 10 मिलियन तक है तो 10%, 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा है और 15 मिलियन तक है तो 15%, और अगर 15 मिलियन से भी एक्सीड कर रहा है तो फिर टैक्स रेट कितना है? 20%। तो ये सेपरेट ब्लॉक रेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में गिवन ना दिए हो बाज दफा। तो ये आज का डिस्कशन हमारा यहाँ तक रहा। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो ये मैंने इमोल प्रॉपर्टी तक क्या कर दी, बात मुकम्मल कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ गई हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।